मेल लीड मुझसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, इतना कि उसकी प्राइड को चुभ जाए। खुद को मुझसे बेहतर साबित करने के लिए वो जानबूझकर मेरे राइवल और मेरे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के करीब जाने लगा। उसका प्लान था कि वो मुझसे पहले उससे शादी कर ले, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव करता, मैं उसे रातों रात उसके डोर स्टेप तक पहुंचा चुका था। क्योंकि जिस दिन मेल लीड इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, मैं एक ट्री के पीछे छिपकर पूरी सिचुएशन देख रहा था, और तभी मुझे एक्सीडेंटली पता चला कि मैं उसके और सिस्टम के बीच होने वाली हर एक बात सुन सकता हूँ। उसकी इंटेंशंस अच्छी हैं या बुरी, ये पता लगाने के लिए मैंने पूरे 10 साल तक उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से गेम खेला, एक लड़की के लिए राइवलरी का पूरा एक्ट किया। लेकिन अब मैं इस गेम से थक चुका था और मुझे एग्जैक्टली पता था कि वो यहाँ क्यों आया है। वो सिर्फ मेरी फियांसे को जीतना चाहता था। मैं कंट्री छोड़ने और इस रिडिकुलस ड्रामा से दूर जाने के लिए अपना सामान पैक कर ही रहा था कि वेडिंग में मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाई दिया। मेल लीड सिस्टम को टीयरफुल गुड बाय कह रहा था। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने सक्सेसफुली स्टेला से शादी कर ली है। फाइनल एंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे जाने का समय है। ईथन ने सिस्टम को हल्का सा नोट किया। ऑलराइट, थैंक यू सिस्टम, तुमने मुझे अपनी लाइफ दोबारा शुरू करने का चांस दिया। मैं एक कॉर्नर में छिपकर ये सब सुन रहा था और खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। सिस्टम सच में जा रहा था। अब ये प्लॉट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ नहीं था। कौन जानता था कि फाइनल एंडिंग के बाद क्या होने वाला है। इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और अभी अभी बुक्ड इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। फिर मेरी नजर उस कपल पर गई जो अभी शादी करने वाला था, और इस बार मेरी आंखों में एक अलग ही तरह की इंटेंशन थी। ईथन और स्टेला की वेडिंग किसी स्पेक्टिकल से कम नहीं थी। 100 से ज्यादा कैमरा पोजीशंस थीं और टॉप इन्फ्लुएंसर्स पूरी वेडिंग को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। जैसे ही लाइव शुरू हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आखिरकार दोनों साथ आ ही गए। ये देखकर वो आदमी जरूर जल रहा होगा। इन दोनों का यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मेरे ईथन को आखिरकार रियल लव मिल ही गया। उस विशेष आदमी के बिना तो मिस शेन ने मेरे ड्रीम गाय से बहुत पहले शादी कर ली होती, लेकिन उसी आदमी की वजह से मेरे ड्रीम गाय को अपने दिल का एहसास हुआ। कमेंट्स 2 हिस्सों में बांटे हुए थे। कुछ लोग कपल को ब्लेस कर रहे थे और कुछ मुझे इंसल्ट कर रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और तुरंत इंटरेस्ट खो दिया। 10 साल पहले मैं जरूर पलटकर जवाब देता, लेकिन 10 साल बाद अब मैं इन हेट कमेंट्स से पूरी तरह इम्यून हो चुका था। मैं कॉर्नर में खड़ा रहा और अपनी नजर पूरे रूम पर घुमाता रहा। ये वेडिंग हर हाल में स्मूथली होनी चाहिए थी। तभी नॉइस के बीच ऑफिशिएंट स्टेज पर आ गया। सेरेमनी शुरू होते ही मैं उस कपल से भी ज्यादा नर्वस हो गया। ईथन एक शार्प सूट में खड़ा था। उसकी पोस्चर कॉन्फिडेंट थी और उसकी आंखें स्टेला पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। ईथन एक सेलिब्रेटेड अवार्ड विनिंग एक्टर था। ऑनलाइन दुनिया में उसे नेशनल आइडल कहा जाता था। इसी वजह से स्टेला ने ईथन के 100 फैंस के लिए वेडिंग को पर्सनली देखने की स्पेशल परमिशन दी थी। मेरे ठीक पास खड़ी एक लड़की शायद उन्हीं फैंस में से थी। उसने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, लुक लुक, दे आर एक्सचेंजिंग रिंग्स। उसकी आवाज से मेरा ध्यान वापस स्टेज पर गया। स्टेला पहले ही ईथन की फिंगर में वेडिंग रिंग पहना चुकी थी। अब ईथन की टर्न थी। मैं उसके स्लो मूवमेंट को देख रहा था और अचानक मेरी सांस रुक गई। जैसे ही वो रिंग स्टेला की फिंगर में पहनाने वाला था, वो अचानक रुक गया। नजर सीधे मेरी तरफ उठी। मैं समझ गया, उसने मुझे ढूंढ लिया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा। अगले ही सेकंड ईथन ने माइक्रोफोन उठा लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ इस स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने आए, लेकिन एक पर्सन है जिसे मैं खास तौर पर थैंक करना चाहता हूँ। सभी लोगों की नजर ईथन की नजर का पीछा करते हुए मेरी तरफ मुड़ गई, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। ईथन ने बोलना जारी रखा, आप सभी जानते हैं कि स्टेला और मेरे लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। हमारे रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आई। जो लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं वे ये बात समझते हैं। मैंने ऊपर देखा और ईथन की नजरों से नजरें मिली। उसकी आंखें कोल्ड थीं, जानबूझकर मुझे टारगेट कर रही थीं, और उनमें साफ इल इंटेंट दिखाई दे रहा था। हाँ, उन दोनों के रास्ते की हर ऑब्स्टिकल मैं ही था। ईथन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक्सेवियर, मुझे पता है कि तुम अभी इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि ट्रू लव उस इंसान को नहीं मिलता जो पहले आया हो। तुम लंबे समय से स्टेला के साथ रहे हो, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो फैमिली की हैं, लव की नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो सच में तुम्हारी केयर करे। और स्टेला, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। जैसे ही ईथन ने मेरा नाम लिया, मुझे अपने ऊपर होस्टाइल स्टेयर्स महसूस होने लगी। कई लोग मेरे करीब आने लगे। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कोई सीन क्रिएट कर दूंगा। और यही ईथन चाहता था, मुझे सबके सामने खींच कर लाना, मेरी रेपुटेशन को सबके सामने डिस्ट्रॉय करना। इसके बाद ही ईथन ने रिंग उठाई और स्टेला की फिंगर में पहना दी। उसे देखकर मेरे ऊपर पिछले 10 साल से पड़ा हुआ एक भारी बोझ आखिरकार हल्का हो गया। ईथन की एक यंग फीमेल फैन ने मेरी तरफ देखकर गुस्से में कहा, अब मिस शेन और मेरे ड्रीम गाय की शादी हो चुकी है। अगर तुम दोबारा इनके पास जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे ऑकवर्ड सी स्माइल दी। डोंट वरी, मैं उन्हें पूरी दुनिया की हैप्पीनेस की विश करता हूँ। बस गेम ओवर। तभी एक सॉफ्ट चाइम सुनाई दी। एक छोटा सा ब्लू रोबोट ईथन के सामने हवा में मटीरियलाइज हो गया। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, तुमने सक्सेसफुली स्टेला से शादी कर ली है। प्लेयर, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे जाने का समय है। ईथन ने सिर हिलाया। ऑलराइट, थैंक यू सिस्टम, तुमने मुझे एक नई लाइफ दी। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ मैं सुन सकता था। 10 साल पहले जब सिस्टम पहली बार आया था, तब से मैं इसे सुन सकता था। ईथन उसका प्लेयर था और उसी सिस्टम के थ्रू मुझे पता चला था कि इस स्टोरी में मेरा रोल विलन का है। मैंने अपना रोल रीराइट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने अपना पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। मैंने विलन का रोल निभाया, प्लॉट को एंड तक पहुंचने दिया और बस वेट किया कि सिस्टम यहां से चला जाए। अब वो डैम सिस्टम आखिरकार जा चुका था। अब आगे क्या होगा, यही असली गेम था।
वेडिंग से बाहर निकलने से पहले मेरी नजर एक आखिरी बार ईथन से मिली। मैंने उसे एक छोटी सी स्माइल दी। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। मैं वापस अपने घर पहुंचा और सबसे पहले मैंने पुरानी हर चीज बाहर फेंक दी। फिर मैंने मूविंग कंपनी को कॉल किया और अपने फोन में पिन कॉन्टैक्ट को एक मैसेज भेज दिया। जब तक मेरा काम खत्म हुआ मिडनाइट हो चुकी थी। पिछले 10 साल से मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ विलन का रोल निभाया था। उनकी रोमांस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे विलन बनना पड़ा। ठीक है, अगर मैं उनका पपेट था तो क्या हुआ? अब फाइनल एंडिंग आ चुकी थी। अब प्लॉट मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता था। स्टोरी खत्म होने के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी, जो कुछ भी मैंने उनके पपेट बनकर खोया था अब मैं उसे एक एक करके वापस लेने वाला था। और मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम था स्टेला की करंट पोजीशन। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। ईथन और स्टेला की वेडिंग का बज़ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मिलियंस ऑफ लोग अभी भी उस वेडिंग ऑफ द सेंचुरी की बात कर रहे थे। ईथन इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। फिर आया पोस्ट वेडिंग फैमिली विजिट और मैं भी वहां पहुंच गया। घर के बाहर खड़े होकर ही मुझे अंदर से आती लाफ्टर सुनाई दे रही थी। मुझे अंदर जाने की जरूरत भी नहीं थी। मैं इमेजिन कर सकता था कि अंदर कितना वार्म और हैप्पी एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन आज मैं वहां एक खास मकसद से आया था, उस हैप्पीनेस को रुइन करने। ईथन ने मुझे सबसे पहले देख लिया। सेवियर, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अब जब तुम यहां आ ही गए हो तो डिनर के लिए रुक जाओ। मैंने नोट कर दिया। बाकी सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे उन्होंने कुछ बहुत खराब टेस्ट कर लिया हो, और ये देखकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। फादर ने मुझे कोल्ड लुक दिया। अब जब तुम वापस आ गए हो, ईथन के आसपास ठीक से बिहेव करना और कोई स्कीम मत करना। अब वे लीगली मैरिड हैं। अगर तुम उनके रिलेशनशिप के आसपास भी घूमे तो तुम दूसरे आदमी कहलाओगे। मैं उस आदमी को देख रहा था जो सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से मेरा फादर था। ये बिलीव करना मुश्किल था कि कोई पेरेंट अपने ही बच्चे से ऐसी बातें कह सकता है, लेकिन मैं इससे भी वर्स बातें सुन चुका था। अब जब मुझे कोई परवाह नहीं थी तो इन वर्ड से मुझे कोई पेन भी नहीं हुआ। मैंने बस नॉट किया। ऑफ कोर्स मैं कभी जानबूझकर किसी कमिटेड रिलेशनशिप के पीछे नहीं जाऊंगा। वो मेरे लेवल से नीचे होगा। मेरी बात विक्टर को चुभ गई। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो। तभी मिस जोंग ने डिनर रेडी होने की आवाज लगाई और टेंशन थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, ईथन बोल पड़ा, मॉम हमेशा यहां बैठती हैं। सेवियर को ये सीट इतनी पसंद है तो इसे कोई दूसरी जगह क्यों नहीं मिल जाती? मैंने ईथन की तरफ हाफ स्माइल दी। उसने भी मुझे वार्म और जेंटल स्माइल दी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस स्माइल के पीछे कितनी अगलीनेस छिपी थी। मेरी स्टेप मदर विवियन ने हंसते हुए बात टाल दी। अगर जेवियर को यह जगह पसंद है तो उसे बैठने दो। स्टेला ने मुझे डिसअप्रूवल से देखा। सेवियर, तुम्हें अभी भी कोई शेम नहीं है? अगले ही पल मैंने अपना हाथ टेबल पर जोर से मार दिया। ये मेरा घर है। अपने ही घर की टेबल पर मुझे आउटसाइडर्स के सामने मैनर्स दिखाने की जरूरत किसने कही? खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर निकल जाओ। मेरे टेबल स्लैम करते ही पूरा रूम साइलेंट हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पुश बैक करूंगा, खासकर स्टेला के सामने। आखिर सब जानते थे कि स्टेला वो वुमन थी जिसे मैं कभी पा नहीं सकता था। जब मैं रिबेलियस हुआ करता था तो सिर्फ स्टेला की बात सुनता था, और उसे ये बात बहुत पसंद थी। इसलिए सबको लगता था कि मैं कभी फाइट बैक नहीं करूंगा, कभी रिफ्यूज नहीं करूंगा। लेकिन वे भूल गए थे कि मेरे अंदर कभी शार्प एजेस हुआ करते थे। 10 साल तक सिंप बनकर रहने से वे एजेस खत्म नहीं हुए थे। मैंने बस उन्हें छिपा कर रखा था। अब सिस्टम जा चुका था। मैं फ्री था, और अब मैं वही करने वाला था जो मुझे सही लगता था। अब मैं अपनी प्राइड नहीं निगलूंगा। विक्टर सबसे पहले रियलिटी में वापस आया। उसने टेबल पर मुझसे भी ज्यादा जोर से हाथ मारा। सेवियर, क्या तुम पागल हो गए हो? एक शब्द कहूंगा और तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। पहले अगर उसने ऐसा कहा होता तो शायद मैं रो पड़ता और फॉरगिवनेस मांगता, क्योंकि विलन बनने का पहला रूल था प्यार के लिए भूखा रहना, खासकर फादर के प्यार के लिए। इसीलिए पहले मुझे घर से बाहर निकाले जाने का डर सताता था। जब तक प्लॉट मुझे लीश पर रखता था, विक्टर इसी थ्रेट से मुझे कंट्रोल करता था। लेकिन अब कोई प्लॉट नहीं था। मैं हल्का सा हंसा। डैड, लगता है आप एक बात भूल गए। इस विला के डॉक्यूमेंट्स पर नाम जेवियर शेन का है। मेरी बात सुनकर विक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। विवियन ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। एक सेवियर, जोकिंग बंद करो। प्रॉपर्टी डीड सेफ में लॉक्ड है। तुम्हारे फादर का हार्ट ऐसे जोक्स हैंडल नहीं कर सकता। विक्टर खुद को संभालने लगा। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, अनग्रेटफुल ब्राट। मैंने अंदर ही अंदर साय किया। मैंने फ्रेंडली वार्निंग दी थी, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने उनका टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। मांग, फूड सर्व करो। वो तुरंत बोली, राइट अवे मास्टर शेन। विक्टर ने यह सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। उसे मास्टर शेन मत कहो, वो सेकंड यंग मास्टर है। लेकिन मिस जांग ने उसकी बात नहीं सुनी और किचन की तरफ चली गई। उसका खाना आज भी पहले जैसा ही अच्छा था। मैंने एक बाइट लिया और फिर अपने फादर की तरफ देखा। डैड, क्या आप ईथन को फैमिली रजिस्ट्री में डालने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि ईथन विक्टर और विवियन का बेटा था और मुझसे 3 महीने बड़ा था। अगर सच में ऐसा प्लान है तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं। शेन ग्रुप में जो शेन है वो सेरेना शेन का है, विक्टर का नहीं।
सेरेना मेरी मदर थी, एक जेंटल वुमन, लव के लिए ज़रूरत से ज़्यादा डिवोटेड, और उसने इसकी कीमत एक सोशल क्लाइंबर जैसे विक्टर से प्यार करके चुकाई थी। एंडिंग कभी अच्छा होने वाला ही नहीं था। जब किसी को बिलीव नहीं था कि ये विला मेरे नाम पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें एक प्रॉपर गिफ्ट दिया जाए। मैं मुस्कुराया और अपने हाथ क्लैप किए। कुछ ही सेकंड्स में ब्लैक सूट्स पहने कई बॉडीगार्ड्स बाहर से अंदर आ गए। उन्होंने ईथन और बाकी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को विला से बाहर निकाल दिया। विक्टर बाहर खड़े होकर चिल्लाता और गालियां देता रहा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह मैंने बटलर को बुलाया और पूरी क्लीनिंग करवाने का ऑर्डर दिया। घर का हर कॉर्नर साफ कराया गया, गार्डन के फ्लावर्स तक हटवा दिए गए और उनकी जगह वेजिटेबल पैच लगवा दिया। पुराना जेवियर कभी इस विला का लीगल ओनर नहीं बन सकता था, लेकिन 18 साल की उम्र में ऐश शेन के एलियस के साथ मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया था। जब ईथन और उसके लोग लग्जरी में रह रहे थे, मैं क्वाइटली अपना फ्यूचर रीबिल्ड कर रहा था, बस सही मोमेंट का वेट कर रहा था। और अब वो मोमेंट आ चुका था। मेरा फ़ोन फिर बजा, लेकिन मैंने उसे ऑफ कर दिया। मैं जितना चाहूँ उतना उन्हें अभी हर्ट कर सकता था, लेकिन विलन्स जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर हार जाता है। अगले दिन विक्टर, विवियन और टाओ को लेकर गुस्से में मेरे पास आ धमकता है। इतने लंबे समय तक शेन ग्रुप चलाना उसके लिए बेकार नहीं गया था। हमारे मिलते ही वो मुझे स्लैप करने की कोशिश करता है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और उसी हाथ को घुमाकर सीधे विवियन के फेस पर मार देता हूँ। मैं इस विशियस वुमन को हिट करने का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। वही मेरी मदर को तोड़ने वाली आखिरी वजह थी। उसे पता था कि मेरी मदर बेडरिडन है, फिर भी वो ईथन के साथ घर में आकर रहने लगी और खुद को उस हाउस की लेडी समझने लगी। उसने मेरी मदर के फेस पर पैटर्निटी टेस्ट तक फेंक दिया था। मेरी मदर अपनी आखिरी सांस भी पीस से नहीं ले पाई। वो लिटरली गुस्से और सदमे से मर गई थी। और विवियन के आखिरी वर्ड्स थे, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सिक थी। मेरी मदर्स डेथ के 3 महीने बाद विवियन शेन हाउस होल्ड में रहने आ गई। यही पहली बार था जब मैं ईथन से मिला और पहली बार मैंने सिस्टम की आवाज़ सुनी, लेकिन मैंने इसे चुपचाप एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। मैंने अपने फादर और विवियन के अफेयर को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। शुरुआत में साइबर बुलिंग की एक पूरी वेव आई, लेकिन फिर ईथन लिव आया और विवियन और मेरे फादर्स रिलेशनशिप को लेकर रोने लगा। उसने क्लेम किया कि वे दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। उसका कहना था कि एक वेल्दी गर्ल ने विक्टर पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं और पावर इम्बैलेंस की वजह से विवियन को उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे दोनों एक डेकेड से भी ज़्यादा समय तक अलग रहे और फिर मेरी मदर की डेथ के बाद ब्लेम उसी पर डाल दिया गया। ये सब उन लोगों के लिए सिंपैथी हासिल करने के लिए किया गया था जिन्होंने उसे डिस्ट्रॉय किया था। यही वो समय था जब ईथन पहली बार पब्लिक आई में आया। वो नेशंस फेवरेट सन से नेशनल आइडल बन गया। विवियन स्टंट खड़ी रह गई। विक्टर दोबारा कुछ करने की कोशिश करता, उससे पहले ही मैं विवियन के फेस पर रिफ्लेक्स की तरह 2 और स्लैप्स मार देता हूँ। फिर मैं अपने फादर की तरफ प्योर कंफ्यूजन के साथ देखता हूँ। पापा, आप क्या कर रहे हैं? विक्टर सब समझ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। तुम अनग्रेटफुल ब्राट हो, वो तुम्हारी एल्डर है। चटाक, एक और तेज स्लैप विवियन के फेस पर पड़ता है। मैं अपने फादर की तरफ देखकर कहता हूँ, पापा, आपने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। विक्टर की फिंगर कांपते हुए मेरी तरफ उठती है। वो रेज से साफ कांप रहा था। वो मुझे हिट करना चाहता है, लेकिन उसकी नज़र मेरे हाथ में मौजूद बेसबॉल बैट पर पड़ती है। मुझे बताइए, उस विला का क्या मामला है? उस पर मेरा नेम कैसे है? मैं अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने उसे सब एक्सप्लेन किया। वो विला ओरिजिनली मेरी मदर्स नेम पर रजिस्टर्ड था। उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपनी सारी एसेट्स मुझे दे दी थीं। मुझे सिर्फ एडल्ट होने तक वेट करना था ताकि मैं उसे इनहेरिट कर सकूं। विक्टर लंबे समय से उस विला पर नजर लगाए बैठा था। मेरे एडल्ट होने से पहले ही उसने मुझ पर प्रेशर डाला कि मैं एसेट्स उसके नेम पर ट्रांसफर कर दूं। उसने इसे सेफ कीपिंग का नाम दिया, इसलिए मैंने लॉयर की हेल्प से उसकी बात मान ली। फॉर्चुनेटली मेरी मदर, चाहे कितनी भी होपलेसली रोमांटिक क्यों न रही हो, उन्होंने कभी अपने चाइल्ड को हार्म्स वे में नहीं डाला। प्रॉपर्टी डीड पर नेम था ऐश शेन। ये एक लूप होल था जिसे मैंने स्पेसिफिकली सिस्टम के आसपास काम करने के लिए बनाया था। जैसे ही सिस्टम चला गया, मुझे सिर्फ नेम अपडेट करना था और सब कुछ फिर से मेरा हो जाता। विक्टर और विवियन वहीं स्टंट खड़े रह गए। उनके डेवस्टेटेड फेसेस देखकर मेरा मूड इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद को थोड़ा और बोलने से रोक नहीं पाया। पापा, आप सोशल क्लाइंबिंग भी ठीक से नहीं कर पाए, फिर अपनी मिस्ट्रेस को हाउस में लाने की हिम्मत कैसे हुई? उनके फेसेस डार्क पड़ते देखना बेहद सैटिस्फाइंग था। अब मैं उन पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने डूड बंद किया और वापस सोने चला गया। उस आफ्टरनून 2:30 बजे मैंने 1 दर्जन से ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट किया और अनोनिमसली उन्हें ईथन की डर्ट भेज दी। इंटरनेट सच में एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ईथन ने इसी का इस्तेमाल मेरी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। अब वही स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट हो चुकी थी, लेकिन उसका स्कैंडल इवन कैच फायर होने से पहले ही मैं ट्रेंडिंग था। द विलन इज स्टरिंग अप ट्रबल अगेन। उस हेडलाइन को देखकर सच में मेरा मन उसे लिखने वाले की कॉम्प्लीमेंट करने का हुआ। परफेक्टली ऑन ब्रांड। कंटेंट में कुछ नया नहीं था, बस यही कि मैंने अपने एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट किया, अपनी स्टेप मदर को हिट किया और अपने ही फादर को हाउस से किक आउट कर दिया। ईथन एक नेशनल आइडल था और विवियन उसके कोटटेल्स पर सवार होकर नेशंस फेवरेट स्टेप मॉम बन गई थी।
इसके ऊपर ईथन और विवियन कभी कभी वैरायटी शोज में साथ अपीयर करते थे। ऑनलाइन उनकी रेपुटेशन सबसे एनविएबल मदर सन डुओ की बन चुकी थी। लोग लगातार उनकी क्लोजनेस की तारीफ करते थे, जबकि उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। इसलिए विवियन खुद भी एक तरह की पब्लिक फिगर बन चुकी थी। ये पूरी चीज़ कभी ऑनलाइन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आज कोइंसिडेंस मेरे फेवर में था। जब विवियन ने ईथन को क्राइंग कॉल किया, उस समय वो लाइव था और पूरी बात कैमरा पर स्पिल आउट हो गई। मुझे सिर्फ डर था। रात के 2:30 बजे कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने मेरे ओन स्कैंडल को बरी कर दिया और सीधे टॉप पर पहुंच गए। एक्सपोजिंग ईथन गू, द नेशनल आइडल इज नॉट हु यू थिंक। नेशनल आइडल कॉट बुलिंग, द थिंग्स ईथन गू डज नॉट वांट यू टू नो। ईथन गू पॉइंटिंग फिंगर्स व्हाइल हाइडिंग हिज ओन डर्ट। 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स, सब ईथन से जुड़े हुए, और सभी आधी रात को पोस्ट किए गए थे, जब ज्यादातर लोग पहले ही सो चुके थे। जब तक किसी की नजर उन पर पड़ती, स्क्रीनशॉट्स हर जगह फैल चुके थे। अब चुकी थी। अगले दिन ईथन ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे और पूरी तरह लॉस्ट हो गया। उसे पता था कि उसके सीक्रेट्स उसके कंट्रोल में थे। हर विटनेस को डील कर लिया गया था, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लीक कैसे हुआ। मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर जोर से हंस रहा था। ऑफ कोर्स ये लीक हुआ था, क्योंकि मैंने सालों तक चुपचाप उसके हर सिंगल सीक्रेट को कलेक्ट किया था और उन्हें एग्जैक्टली इसी डे के लिए सेव करके रखा था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को जल्दी से पुल डाउन कर दिया गया। पेड ट्रोल्स हर तरफ फ्लड कर दिए गए और सब कुछ डिनाई करने लगे। मैं जानता था कि अकेले इतना काफी नहीं था, लेकिन एक बार ये स्टोरीज एग्जिस्ट करने लगें तो वे लोगों के माइंड्स में डाउट के सीड्स बो देती हैं। लोग कहते थे कि वे अपने आइडल पर बिलीव करते हैं, लेकिन ईथन का फॉलोअर काउंट ओवरनाइट 3 मिलियन गिर गया। बकेट में एक छोटा सा ड्रॉप था, लेकिन भी था। अब ईथन और स्टेला एक यूनिट थे, इसलिए उसकी कंपनी को भी हिट लगा। स्टॉक ओवरनाइट हार्ड गिर गया। स्टेला केओस में फंस गई। वो फ्यूरियस थी, लेकिन ईथन ने उसे सूधे करके शांत कर दिया। अब उन दोनों पर बहुत ज्यादा आइस थी। बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वे थ्राइव करें। प्लॉट खत्म होते ही मुझे महसूस हुआ कि जो वेट इतने समय से मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, वो अचानक गायब हो गया है। अब मैं जो भी करता हूं एफर्टलेसली हो जाता है। एक प्रोटैगनिस्ट जिसके पास उसका हेलो नहीं है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी। ईथन की फिल्म क्रू की शूटिंग रैप हुई। मैं उनके रैप डिनर में जरूर पहुंचा। उसने मुझे देखा और सरप्राइज्ड हो गया। सेवियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंदर ही अंदर स्मर्क करता हूँ। उसकी आंखों में ओपन डिफायंस के साथ उसकी नजर पकड़ता हूँ और फिर बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। मुझे पता था कि वो मेरे पीछे आएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं कॉर्नर से एक्सेवियर, ऑनलाइन जो हुआ वो तुमने किया था, है ना? उसकी हॉस्टिलिटी वेव्स की तरह बाहर आ रही थी। अब वो पूरी तरह अनमास्क था। मैंने डिनाई करने की कोई कोशिश नहीं की। ईथन स्कॉफ करता है, पॉइंटलेस। अपना एफर्ट बचाओ। तुम मुझे बीट नहीं कर सकते। 10 ईयर्स अगो भी नहीं कर पाए थे। कुछ नहीं बदला है, और अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तुम किस चीज के साथ फाइट कर रहे हो? ईथन की बेस्ट ट्रिक थी प्राइवेट में 2 फेसेस खेलना, और ये उसका रियल फेस था। मैंने उसे कोल्डली देखा। तुम्हारे फैंस को तुम्हें ऐसे देखना चाहिए, डिस्गस्टिंग। और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नथिंग है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सिस्टम ने तुम्हें ऐसा बताया? मेरे वर्ड्स सीधा निशाने पर लगे। मैंने उसकी आंखों में शॉक साफ देखा। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मैं आगे कहता हूं, तुम्हें किस चीज ने ये सोचने पर मजबूर किया कि कोई अननोन एंटिटी मुझे टेक डाउन कर सकती है? क्योंकि तुम मेल लीड हो। एक मेल लीड जिसे अपनी बैटल्स लड़ने के लिए किसी और की जरूरत पड़े, वो ज्यादा बड़ा लीड नहीं होता। अपने लास्ट गुड डेज एंजॉय करो, नाइव मत बनो। ईथन जेन्युइनली शेकन लग रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो पूरी तरह मेरे रास्ते से दूर रहा। स्टेला के साथ अपनी डेली लाइफ की पोस्ट भी बंद कर दी। उसके क्वाइट पीरियड के दौरान मैं स्टेला की कंपनी पहुंच गया। मैं एलिवेटर तक पहुंच भी नहीं पाया था कि वो एक एलिवेटर से बाहर निकली और मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। किसी ने उसे मेरे आने की टिप ऑफ जरूर दी थी। आखिर मैं ऑनलाइन ड्रामा में परमानेंट फिक्सचर बन चुका था, द विलन एवरीवन लव्स टू हेट। और मैं पहले यहाँ सिर्फ स्टेला के पास रहने के लिए बार बार आया करता था। उसने मुझे देखते ही सावर एक्सप्रेशन बना लिया। सेवियर, तुम यहाँ क्यों हो? मैं एक मैरिड वुमन हूँ, कुछ रिस्पेक्ट रखो। मैं हल्का सा हंसा। डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, उस टोन की कोई जरूरत नहीं है। हम ग्रेट कॉलीग्स बनने वाले हैं। कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने के नाते मेरा वर्क पर आना परफेक्टली रीजनेबल है, डोंट यू थिंक? उसी दिन मैं ऐश शेन के नेम से कंपनी में दाखिल हुआ। पूरा ऑफिस स्टन रह गया। मैं उस ऑफिस में जाकर बैठ गया जो पहले स्टेला का हुआ करता था। मैंने लंबी और सैटिस्फाइंग ब्रेथ ली। फिर असिस्टेंट को बुलाकर स्टेला की सारी चीजें वहां से रिमूव करने को कहा। स्टेला चीख पड़ी, सेवियर डोंट पुश इट। मैं मुड़ा और उसकी सिरेमिक मग को डेस्क से नीचे स्वीप कर दिया। मग फ्लोर पर गिरकर टूट गया। मैंने कहा, मिस शेन। फिर रुककर बोला, ओह वेट, डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू गोइंग फॉरवर्ड। द नेम इज ऐश शेन। स्टेला ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में वहां से स्टॉर्म आउट कर गई। कई सालों बाद मैं अपने बेस्ट मूड में था। मैंने पूरे स्टाफ के लिए आफ्टरनून टी ऑर्डर किया, सबको 2 डेज ऑफ दिए, और फिर शेयर होल्डर मीटिंग कॉल कर दी। मीटिंग के दिन स्टेला शार्प और कंपोज नजर आ रही थी।
उसकी पहले वाली कलैप्स का कोई निशान नहीं था। वो विक्टर, विवियन और ईथन को भी अपने साथ लेकर आई थी। मैं टेबल के हेड पर बैठा था। उन्हें देखते ही मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और नॉन मेंबर्स को बाहर एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया। ईथन 2 गार्ड्स के बीच से खुद को छुड़ाकर मुझ पर चिल्लाया, एक्सेवियर, तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? फादर ने इसके लिए अग्री किया है। मैं पूरी तरह काम रहा। ए शेयर होल्डर मीटिंग इज नॉट ओपन टू जस्ट एनीवन। फिर मैंने ईथन की तरफ देखा। अवार्ड विनिंग एक्टर ईथन, ये कोई फिल्म सेट नहीं है और मैंने सिक्योरिटी से तुम्हें बाहर नहीं निकलवाया। यही ऑलरेडी काफी जेनरस है। मीटिंग शुरू हुई। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था। सब इंसिस्ट कर रहे थे कि स्टेला इस पोजीशन के लिए सही फिट है और मुझे पोजीशन वापस उसे दे देनी चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें रूम में मौजूद सबसे लाउड वॉइसेस पर घुमाई। एक व्यक्ति बोला, मिस्टर शेन, द राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस, और मुझे नहीं लगता कि वो प्लेस आपके लिए है। स्टेला ने बिल्कुल सही समय पर एंट्री ली और रीजनेबल वन बनने का नाटक किया। एक्सेवियर, अगर तुम वर्क करना चाहते हो तो बस कह दो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक पोजीशन फाइंड कर सकती हूँ। तुम अभी जो कर रहे हो उससे मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इस कंपनी में मौजूद हर व्यक्ति की लाइवलीहुड डिसरप्ट कर रहे हो। हर किसी के पास तुम्हारी जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। मैंने अग्री करते हुए सिर हिलाया। एग्जैक्टली, हम पर्सनल मैटर्स को लोगों की पेचेक्स के बीच नहीं आने दे सकते, और एग्जैक्टली इसी वजह से स्टेला, तुम्हें भी यहां नहीं होना चाहिए। मैंने एक और बोर्ड मेंबर की तरफ देखा जो लगातार मेरा पुशबैक कर रहा था। मिस्टर हैंग, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जो आपका नहीं है उसे कभी कवेट मत करो, चाहे आपको कितना भी लगे कि आप उसके लिए सूटेड हैं। अगर वो आपका नहीं है तो वो आपका नहीं है, और मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद हर व्यक्ति ये बात जान, लेफ्टिनेंट शेन एंड शेन ग्रुप सेरेना शेन का है, विक्टर का नहीं, और सर्टनली स्टेला का भी नहीं। मेरी मदर ने अपनी काइंडनेस की वजह से जिस लड़की को कैजुअली स्पॉन्सर किया था, उसे उस चीज पर नजर रखने का कोई अधिकार नहीं है जो होस्ट की है। स्टेला उन कई लोगों में से सिर्फ एक थी जिनकी मेरी मदर ने एक विम पर हेल्प की थी। उसकी कैपेबिलिटीज अनडिनाइबल थीं, लेकिन जो इंसान उसे खिलाने वाले हाथ को ही काटने लगे, उसकी शेन ग्रुप में कोई जगह नहीं है। 10 ईयर्स अगो अगर सिस्टम कभी अपीयर ही नहीं हुआ होता तो शायद मैंने स्टेला को नोटिस तक नहीं किया होता। जब बात अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स की हो तो उन्हें अपने सामने रखना ही सबसे सेफ होता है। इसे 10 ईयर्स ऑफ बीइंग एन एस कह लो, मैं इसे 10 ईयर्स ऑफ सर्वेलेंस कहता हूँ। मीटिंग खत्म हो गई। मुझे खबर मिली कि स्टेला और ईथन के बीच एक ब्लोआउट फाइट हुई है। ईथन स्टेला को इनकॉम्पिटेंट होने के लिए ब्लेम कर रहा था। इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी मिस करने और ब्लाइंड साइडेड होने के लिए वो उसे जिम्मेदार ठहरा रहा था। स्टेला ईथन को ब्लेम कर रही थी कि वो उस इंसान से डील नहीं कर पाया जिसे वो कंप्लीट इडियट कहती थी, यानी मैं। इतने साल शेन फैमिली के अंदर रहने के बावजूद वो विक्टर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी और कोल्ड लाफ निकली। आखिर विक्टर को कंट्रोल करने से फायदा ही क्या होता? उसके शेयर्स मुश्किल से मेंशन करने लायक थे, और इतना सेल्फिश आदमी कभी विलिंगली अपना हिस्सा किसी और को नहीं देगा। द न्यू बॉस हमेशा 3 बोल्ड मूव्स करता है। पहला मूव स्टेला को टारगेट करता है। मैं कंपनी में स्टेप बाय स्टेप उसके करीब आता गया और उसका कंट्रोल कम करता गया। अब वो सिर्फ एम्प्टी टाइटल वाली डेप्यूटी डायरेक्टर थी। मैरिज को 3 महीने भी नहीं हुए थे और दोनों एवरी अदर डे फाइट कर रहे थे। कुछ समय की लो एक्टिविटी के बाद ईथन ने फिर से स्टेला के साथ अपनी डेली लाइफ ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने हिसाब लगाया। लूना वापस आ रही थी। लूना मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर थी। इसी वजह से ईथन ने मुझे कॉल करके हेड्स अप भी दिया, एक्सेवियर, लूना इज कमिंग बैक, मेक श्योर यू ट्रीट हर राइट दिस टाइम, डोंट बी लाइक बिफोर। मैं हंसा। मैंने उसे कहा कि वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं लूना के सामने तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली एक गुड वर्ड पुट करूंगा। उसे जरूर पता होना चाहिए कि ईथन कितना केयरिंग ब्रदर रहा है। मैंने कॉल काट दिया। मेरा फेस पूरी तरह ब्लैंक था। मैं काउच में धंस गया और मेमोरीज में चला गया। जब प्लॉट का अभी भी मेरे ऊपर कंट्रोल था, तब स्क्रिप्ट के बाहर जाकर सबकी विशेस के खिलाफ मैं सिर्फ एक ही काम कर पाया था। मैंने लूना को कंट्री से बाहर भेज दिया था। प्लॉट की रीच सिर्फ कंट्री के अंदर तक थी। अब्रॉड उसका कोई पावर नहीं था। जब तक वो बाहर रहती, प्लॉट के अंदर उसका एग्जिस्टेंस इफेक्टिवली खत्म हो जाता। ये एक लूप होल था, लेकिन इसने हमारे रिलेशनशिप को भी तोड़ दिया था। इससे ईथन को वो ओपनिंग मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, और उसने केयरिंग ब्रदर का रोल मुझसे कहीं बेहतर निभाया। स्क्रिप्ट से ब्रेक करने की प्राइस रियल थी। मेरा बॉडी अब मेरा अपना नहीं रह गया था। 7 डेज एज एन एनपीसी। लेकिन अगर इसका मतलब लूना को प्लॉट से बाहर रखना था, तो मेरे लिए ये वर्थ इट था। यही वो समय था जब विलन शब्द पहली बार मेरे नेम से जुड़ा, और फिर कभी अलग नहीं हुआ। लूना वापस आ गई। स्टेला ने भी खुद को स्ट्रेटन अप कर लिया। वो ऑफिस लौट आई, किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लूना कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर थी, और उन दोनों का इन सभी ईयर्स में कॉन्टैक्ट बना हुआ था। जिस दिन लूना वापस आई, विक्टर और बाकी लोग भी विला में वापस आ गए। ऑफ कोर्स मैं भी गया। जब वो सिर्फ 18 की हुई थी, उस समय की तुलना में लूना अब टॉलर, लीनर और ज्यादा मैच्योर थी, लेकिन उसकी टंग अब भी उतनी ही शार्प थी। मुझे देखते ही उसने सबसे पहले कहा, तुम पहले से ज्यादा डार्क और फैट हो गए हो। ये उसका पहला सेंटेंस था। रियूनियन पर न कोई इमोशन था, न कोई जॉय, सीधे स्पारिंग शुरू। मैंने ब्लैंक फेस के साथ जवाब दिया, हाल में थोड़ा वेट बढ़ा है, लेकिन हॉनेस्टली इतना नोटिसेबल भी नहीं है। फाइन, मैं इस पर वर्क करूंगा। ईथन ने लूना का हाथ पकड़ लिया। उसकी वॉइस इमोशन से भरी हुई थी। लूना, तुम फाइनली वापस आ गई। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया।
हर दिन यही वरी रहती थी कि तुम इनफ खाना खा रही हो या नहीं, वार्म रह रही हो या नहीं, और प्लीज जेवियर को ब्लेम मत करना, उसने ये सब तुम्हारे लिए किया था। लूना का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। उसने मुझे रिजेंटफुल ग्लेयर दिया। मैंने हेल्पलेसली अपने हाथ फैला दिए। किड्स होल्ड ग्रजेस। ये देखकर ईथन ने और ज्यादा पुश किया। वो नॉन स्टॉप बोलता रहा जब तक लूना अचानक जोर से नहीं चिल्लाई। शट अप। लिविंग रूम तुरंत साइलेंट हो गया। विक्टर डिस्प्लीज नजर आया। लूना, दैट इज योर ओल्डर ब्रदर, वॉच योर टोन। ईथन, विक्टर और विवियन का सॉन था। पहले मैं सोचता था कि विवियन को बस चिल्ड्रन पसंद नहीं है। बाद में मुझे पता चला कि उसे स्पेसिफिकली उस चाइल्ड से नफरत थी जिसे मेरी मदर ने जन्म दिया था। लूना का एटीट्यूड हमेशा जैसा ही रहा। उसने कहा, यू शट अप टू, आई एम क्लियर हेडेड इनफ टू नो हाउ मेनी ब्रदर्स माई मदर गेव मी। ये कहते हुए उसने मुझे एक और ग्लेयर दिया। विक्टर मुझ पर शाउट करने की हिम्मत रखता था, लेकिन लूना की सीमा कभी क्रॉस नहीं करता था। एक बार लूना ने सिर्फ एक ब्रिक से विवियन को आधे महीने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लूना को फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। अगर वो किसी को पसंद नहीं करती तो वो उसे हिट कर देती है। उसे होल्डिंग बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। विवियन ये बात सबसे अच्छी तरह जानती थी। जब विवियन पहली बार घर में आई थी, लूना ने उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल कर दी थी कि वो लगभग ब्रेकडाउन की हालत में पहुंच गई थी। उसके बाद किसी ने लूना को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं की, और फिर भी यही वही पर्सन थी जिसके लिए प्लॉट ने एक बैड एंडिंग तय कर रखी। अच्छा बैड होना था। ईथन और उसके ग्रुप ने अस्यूम किया था कि लूना की रिटर्न के बाद वो और मैं एक दूसरे का गला पकड़ने लगेंगे। इससे उन्हें पीछे बैठकर फायदा उठाने का परफेक्ट चांस मिल जाता। आखिर उस समय हमारे रिलेशनशिप की हालत सबके सामने साफ थी। लेकिन इसके बजाय उन्हें जो मिला वो था लूना और मेरा फ्लॉलेस गुड कॉप बैड कॉप रूटीन। हमने कंपनी के अंदर मौजूद हर मोल को बाहर निकाल दिया। उनमें स्टेला और ईथन के प्लांट्स भी थे, और विक्टर तथा विवियन के लोग भी। जब मुझे पहली बार इसकी खबर मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या बिलीव करूं। कितना एंटरटेनिंग था। दो कपल्स, दोनों एक दूसरे पर सस्पिशियस, और दोनों ऐसी चीज पाने के पीछे भाग रहे थे जो कभी उनकी थी ही नहीं। जिस दिन सिस्टम चला गया, मैंने लूना को मैसेज भेजकर बताया कि वो घर वापस आ सकती है। हमारी जो फाइट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हम अग्री नहीं कर पाए। मैंने फैसला लिया और उसे जाने के लिए फोर्स किया, और इससे कन्वीनियंटली बाकी सभी को ये इंप्रेशन मिल गया कि हमारा रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर टूट चुका है। बाहर की दुनिया के लिए कोल्ड और अनटचेबल दिखने वाली लूना अब मेरे सामने फुल ऑन टांट्रम कर रही थी। मैं अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, तुम सबसे बुरे हो। मैं सॉफ्टली हंसा और उसके बालों को रफल किया। अब और जाना नहीं, नेवर अगेन, द सिस्टम इज नॉट कमिंग बैक। 2 और 1 फरवरी वीक्स बाद ईथन फिर ट्रेंडिंग करने लगा। जहां तक वो पहुंचा था वहां तक पहुंचने के लिए उसने मुझसे कहीं ज्यादा एनिमीज बनाए थे। मैं सिर्फ एक विलन था। मैंने वास्तव में किसी के इंटरेस्ट को थ्रेटन नहीं किया था। लेकिन ईथन, उसने शीप का फेस पहन रखा था जबकि काम वुल्फ वाला कर रहा था। सिस्टम के बिना ट्रूथ हमेशा सामने आने वाला था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिस्टम के आखिरी वर्ड्स फेयरवेल से ज्यादा वार्निंग जैसे लगते हैं। सिर्फ ईथन ने उसे ब्लेसिंग समझ लिया था, क्योंकि फाइनल एंडिंग के बाद क्या होता है उसे सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता था। ईथन ब्रेकफास्ट के समय मेरे घर में बर्स्ट होकर आ गया। एक्सेवियर, फिर तुम? वे पोस्ट टेक डाउन करो। सुना तुमने? मैं तुम पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। मुझे टेस्ट मत करो। मेरे सामने खड़ा मेल लीड अब जेंटल आइडल नहीं रहा था। वो सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। मैंने नैपकिन से अपना माउथ वाइप किया। मैंने नहीं किया। मैं इसे टेक डाउन कैसे करूंगा? और अगर मैं इसके पीछे होता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही करता? ईथन गुस्से में पूछता है। अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है? तुम मुझसे सबसे ज्यादा हेट करते हो, है ना? मैंने अंदर से एक थिक फोल्डर निकाला और ईथन को पकड़ा दिया। तुम्हारी मेरे लिए हेट्रेड वेल डिजर्व्ड है, इजंट इट? जब तुम पहले ही कन्विंस्ड हो कि ये मैंने किया है तो मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर कर साझा करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर जाननी चाहिए। सबूत यही है। खुद उससे पूछ लो कि ये सच है या नहीं। ईथन ने फोल्डर उठाया। पहले वो आराम से उसके पन्ने पलटने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती गई। आखिरकार उसने पूरा फोल्डर फर्श पर फेंक दिया। तुम्हें ये कहां से मिला? तुम्हारे पास ये सब कैसे है? मैंने सिस्टम से ये सारी चीजें नष्ट करवा दी थी, फिर भी ये तुम्हारे पास क्यों है? मैंने उसकी घबराहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कागज उठाए और उन्हें जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बीच बीच में रुककर मैं उससे पूछता रहा कि क्या ये सच है? देश का चहेता सितारा ये सब करता था? क्या ये उसके चरित्र की कमी है या फिर इंसानी फितरत? भावनात्मक रूप से लोगों को मैनिपुलेट करने वाली सारी फाइलें यहां मौजूद हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ईथन, तुम तो वाकई काफी कुछ निकले। क्या स्टेला को इसके बारे में पता है? ईथन ने मेरे हाथ से कागज ऐसे झपटकर छीन लिए जैसे उस पर जुनून सवार हो गया हो। चुप हो जाओ, ये सब झूठ है। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, आगे बढ़ो और इन्हें फाड़ दो। मेरे पास इसके और भी बहुत सारे सबूत हैं। जब ताकत के दम पर काम नहीं बना तो ईथन सीधे घुटनों के बल बैठ गया। एक्सेवियर, प्लीज इनमें से कुछ भी बाहर मत निकालना, इससे मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मैं गलत था, प्लीज बस मुझे जाने दो। मैं तुमसे दोबारा नहीं लड़ूंगा। इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं नीचे झुका और फर्श पर पड़े ईथन को देखने लगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तुम उसे कभी मुझसे नहीं छीन सकते। और जहां तक माफी की बात है, वो होने वाली नहीं है।
क्या तुम्हें याद है कि मेरी माँ ने तुम सबके सामने कितनी मिन्नतें की थीं? क्या तुम्हें याद है कि तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया था? तुम लोगों ने उन्हें उनकी जिंदगी खत्म करने की स्थिति तक पहुंचा दिया था, और 10 सालों तक तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो भी याद है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे किए हुए हर एक काम को गिनाना शुरू कर दूं? मेरे प्यारे भाई, और मैं भाई शब्द का इस्तेमाल सिर्फ नाम के लिए कर रहा था। तुमने सच में सबको बेवकूफ बना दिया। तुम अपनी माँ की जगह लेने वाली औरत के लिए एक समर्पित बेटे का किरदार निभाने में कुछ ज्यादा ही डूब गए थे, है ना? या फिर तुम भूल गए कि असल में तुम किसके बेटे हो? ईथन, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम इतने भी समझदार नहीं हो। सिस्टम के बिना तुम कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। ईथन ने अपने आंसू पोंछे और जहर भरी नजरों से मेरी तरफ घूरने लगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर में कौन हंसेगा, ये हम देखेंगे। मैंने अपने फोन की तरफ इशारा किया। बात यह है ईथन, मैं लाइव हूं। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अविश्वास से मेरे फोन को घूरने लगा। फिर उसकी तरफ से एक दर्द भरी चीख निकली और वो कमरे से बाहर चला गया। इस बार उसकी पूरी दुनिया सच में बिखर चुकी थी। जिस नेशनल आइडल की छवि बनाने में उसने सालों लगा दिए थे, वो रातों रात पूरी तरह टूट गई। विविन के साथ उसकी मशहूर माँ बेटे वाली छवि भी बुरी तरह उजड़ गई। जिस रिश्ते की आग कभी जितनी ज्यादा भड़की थी, अब वही आग उन्हें उतनी ही बुरी तरह जला रही थी। और इसकी वजह से विक्टर की अच्छे इंसान वाली छवि भी पूरी तरह खत्म हो गई। मेरी माँ की याद और उनकी छवि को कुचलकर उसने जितनी भी प्रसिद्धि हासिल की थी, अब वही सारी चीजें उसके खिलाफ बैकलैश बनकर लौट रही थीं। शन ग्रुप के शेयर गिरने लगे और लगातार गिरते ही गए। कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट्स लोगों के गुस्से और विरोध से भर गए। उस समय विक्टर ने खुद को एक पीड़ित इंसान के रूप में पेश किया था, एक ऐसे माफ करने वाले पति के रूप में जिसने कभी बदला नहीं लिया। इसी वजह से वो लोगों की नजरों में एक नेक इंसान दिखाई देता था। फाइनेंस मैगजीन्स आज भी उसके चेहरे को अपने कवर्स पर छापती थीं। लेकिन जब उसके हर झूठ की सच्चाई सामने आने लगी, तो बैकलैश पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकत के साथ वापस आया। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जब विक्टर घबराकर अपने शेयर्स बेचने लगा, तो हमने उन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे शेयर्स। हमने एक भी हिस्सा आउटसाइडर्स के हाथों में नहीं रहने दिया। लूना ने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या करना है। मैंने बिना किसी झिझक के पूरी कंपनी उसे सौंप दी। एक बात में वे सही थे, मैं सच में ऑफिस लाइफ के लिए नहीं बना हूं। मैं पैसे गिनते हुए आराम से पड़े रहने के लिए ज्यादा सूटेड हूं। अब आगे क्या? मैं पहली बार अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से अपने दिल में किसी के लिए भावनाएं दबाकर बैठा हूं। उन्हें अपने अंदर बंद करके रखा है, जहां कोई उन्हें छू नहीं सकता। वही इंसान है जिसे मैं सच में चाहता हूं। वही इंसान जिसे किसी तरह मैंने अपनी जिंदगी से दूर जाने दिया। मुझे नहीं पता कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता बचा है या नहीं, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे बस उसके लिए आखिरी हद तक कोशिश करनी होगी।